हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है श्री राम स्पेशल चैनल पर। गाइस, मेरा नाम अंजू गोस्वामी है। गाइस, जैसे कि करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है आप लोगों के लिए, यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए ये टारगेटेड है। तो गाइस, जैसे कि अगर आप ये अभी मैंने जैसे पिछले जितने भी मैंने लेक्चर लिया उसमें मैंने हमेशा यही कहा है आपसे कि जिन बच्चों का 6 महीने का करंट अफेयर नहीं तैयार है अच्छे से, तो ये 6 महीने के करंट अफेयर तैयार करके मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हैं। करंट अफेयर का रोल 30 से 32 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर का, यहाँ तक कि 30 से 40 ही पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर का रोल बहुत बड़ा है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। और ये 20 दिन की सीरीज है। ज़्यादा देर की वीडियो भी नहीं बनती, आधे आधे घंटे की वीडियो बनती है, आधे घंटे से कम भी वीडियो बनती है। सिर्फ आपको अपने आधा घंटे देने हैं। आप आधे घंटा अगर देकर इसे सुन लेंगे तो सुनने पर भी बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो अगर ये 20 दिन की सीरीज जो भी है, 20 वीडियोस 21 वीडियोस होंगी, तो उसमें आपका बहुत अच्छे से करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को कराई जाएंगी। वो चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे जनगणना हो, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2022 12 जून 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें कराई जाएंगी। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। एक आपकी जो योजना है सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम, ये योजना चलाई गई है डब्ल्यू इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर भारत सरकार ने चलाया है। भारत सरकार के जो एक शहरी मामलों का जो संस्थान है वो मिलकर चला रहा है। वो चलाने का जो उद्देश्य है इसका, अभी ग्लासगो COP26 हुआ था, तो उसमें भारत ने प्रतिबद्धता जताई थी कि 2070 तक भारत शून्य शुद्ध कार्बन मुक्त बनेगा। उसके उसी उद्देश्य को पाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। तो अब आप कहेंगे ये योजना हमारे लिए क्या इतनी इम्पोर्टेंट है, तो आपसे ये जो सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम, ये जो आपका सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर भारत सरकार इस योजना को चला रही है। तो भारत सरकार के जो जो संस्थान है, शहरी जो शहरी मामलों को देखता है, शहरी मामलों के संस्थान, शहरी मामलों के संस्थान और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये जो प्रोग्राम है ये संयुक्त प्रोग्राम है इन दोनों का, संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया है। संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया है इस प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम को जो बनाने का, अब ये प्रोग्राम का कंसेप्ट आया कहाँ से? ग्लासगो, ग्लासगो कॉप 26 की बैठक में भारत सरकार ने प्रतिबद्धता जताई है। इस भारत सरकार की प्रतिबद्धता याद रख लीजिएगा। ठीक है, वो सन करके भी पूछ लेता है कि 2070 तक शून्य शुद्ध शून्य शुद्ध कार्बन कार्बन मुक्त बनना है। भारत सरकार ने प्रतिबद्धता जताई है। इसी प्रतिबद्धता को पाने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ संयुक्त रूप से इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है कि किस तरीके से शहरों को कार्बन मुक्त बनाया जाए। ठीक है, तो सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम उसी के तहत है। आपसे ये पूछ सकता है कि ये प्रोग्राम किस संस्थान के साथ मिलकर चलाया जा रहा है, तो वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका। ठीक है, इसके बाद इसके तहत इन 2 वर्षों में 5 से 7 शहरों को कार्बन मुक्त बनाना है। कार्बन मुक्त बनाना है। अब कार्बन के पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस गैस को बढ़ने में सबसे बड़ा रोल कार्बन ही अदा करता है। इसके बाद आपका जो है ये जो मेन प्रोग्राम है वो तो आपने समझ लिया कि किस तरीके से ये प्रोग्राम को चलाया जा रहा है।
आप थोड़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जान लीजिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मुख्यालय है वो आपका है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये भी पूछ लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 24 जनवरी 1971 में हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 24 जनवरी 1971 को। संस्थान भी पूछ लेता है। इसका मुख्यालय कहाँ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड है। ठीक है गाइस। भारत अपनी प्रतिबद्धता पाने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया है। ठीक है, सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम उसी का परिणाम है। दूसरा है सीड योजना। सीड योजना चलाई जा रही है। अब ये सीड योजना है क्या, सीड योजना किस लिए चलाई जा रही है? अभी भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो घुमंतु टाइप के हैं, अर्ध घुमंतु हैं, गैर अनुसूचित जाति हैं, जो जिनका सूची में कोई नाम नहीं दर्ज है। उनको एम्पावरमेंट बनाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। सीड योजना सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। इसमें गैर अनुसूचित समुदाय, अर्ध घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदाय और खाना बदोश खाना बदोश समुदाय के लोगों के लिए है। ठीक है, इसे शार्ट में बोलते हैं DNTS। ठीक है, ये ऐसे समुदाय के लिए है। मैंने बताया कि सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है इस योजना को। इस योजना की शुरुआत 16 फरवरी 2022 2022 को की गई है। ठीक है, 16 फरवरी 2022 16 फरवरी 2022 को की गई है। इसका जो फुल फॉर्म है इस योजना का, सीड योजना का, वो है स्कीम फॉर इकोनॉमिक स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs। ठीक है, तो अब ये सीड योजना के बारे में आप समझ गए किस लिए चला जा रहा है, एम्पावरमेंट करने के लिए। अब किस तरीके से एम्पावरमेंट किया जाएगा वो अलग बात है। अब ये इस योजना को 2021 से 2021-22 से स्टार्ट होगी और 2025-26 तक ये चलेगी। ठीक है, 2025-26 तक चलेगी। ये 5 वर्षों का ये प्लान है। ये जरूर पूछ लेता है कि ये मतलब कि सीड योजना कितने वर्ष के लिए है, तो 5 वर्ष के लिए। ठीक है, 5 वर्ष के लिए ये है। इसमें 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अभी हाल ही में किसान लोन काफी चर्चा में था।
ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। किसान ड्रोन बहुत ज्यादा चर्चा में था, वो इसलिए कि आपके पीएम नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन किए हैं। ठीक है, किसान ड्रोन, कितने ड्रोनों का उद्घाटन किया है कि पीएम मोदी जी, ये पूछ लेगा कितने ड्रोनों का उद्घाटन किया गया है। 100 ड्रोन का उद्घाटन किया गया है गाइस। ये 18 फरवरी 2022 को पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसका जो उद्देश्य है कृषि क्षेत्र को बढ़ाना, उद्देश्य जो है कृषि क्षेत्र को बढ़ाना। इस ड्रोन के माध्यम से कृषक अपने खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव कर सकेंगे, खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव कर सकेंगे। तभी तो हम कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। और वैसे भी पीएम मोदी जी कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए हुए हैं, पहले भी आप उनकी योजना देखिएगा, और योजना से क्वेश्चन आपके इसमें पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो यही किसान ड्रोन भी ये इसी के अंतर्गत है, कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। कृषक इसमें क्या करेंगे कि जो कीटनाशकों का जो छिड़काव है इस ड्रोन के माध्यम से कर सकेंगे। ठीक है, तो ये 100 ड्रोन का उद्घाटन किया गया है, याद रख लीजिएगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, यहाँ से क्वेश्चन आता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 जारी किया गया है अभी जनवरी 2022 में। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021। अब हम इसमें ये देखेंगे कि पहली बात ये कि इसे जारी कौन करता है। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी संस्थान द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, इस बार जो भारत की रैंकिंग आई है, भारत की रैंकिंग में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। ठीक है, कि भारत के रैंकिंग में बहुत ज्यादा सुधार हुआ हो। इस भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी संस्थान द्वारा ये जारी किया जाता है। सॉरी, ये उल्टा हो गया है, ट्रांसपेरेंसी पहले होगा फिर इंटरनेशनल होगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। अब इस संस्थान की स्थापना हुई कब है? इस संस्थान की स्थापना हुई है 1993 में। बर्लिन इसका मुख्यालय है। ठीक है, जो जर्मनी में है। इसमें जो रैंकिंग दी जाती है वो 0 से 100 के बीच का एक अंक दिया जाता है। ठीक है, 0 का मतलब है अधिक भ्रष्ट देश या अधिक भ्रष्टाचार। 100 का मतलब है कम भ्रष्ट। ठीक है, कम भ्रष्ट देश। टोटल जो देश इस बार लिए गए हैं, टोटल जो देश है, ये संस्थानों की आप याद रख लीजिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्थान जो है वो है आपकी, उसका जो मुख्यालय है वो बर्लिन जर्मनी में है। इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1993 में। ठीक है, इसमें कुल जो देश हैं 2021 में कुल देश हैं 180 देश में जो भारत की जो रैंकिंग हुई है 180 देश में भारत को 40 मिले हैं, 100 में 40।
ठीक है। 2021 में भारत की जो रैंकिंग हुई है वो हुई है आपकी 180, 180 टोटल 180 देश है। 180 देश में जो भारत की जो रैंकिंग आई है वो है 85। ठीक है, ये नंबर है जैसे मैंने आपको बताया कि 0 से 100 स्कोर दिए जाते हैं। 0 से 100 का स्कोर होता है, तो उसमें जो भारत को मिला वो 40 मिला हुआ है। रैंक जो है भारत की रैंक है 180 में 85। 2020 का देख लीजिए, 2020 में भी 40 है, 100 में 40 स्कोर किया है भारत। और इसमें जो रैंक थी वो है आपकी 86। अब आप देख लीजिए भारत कहाँ पास खड़ा हुआ है इस सूचकांक के अनुसार। ठीक है, बस आप 2 साल का ही देख लीजिए, बस 2019 का भी नोट कर लीजिए। 41 स्कोर भारत ने किया था। इसमें इसमें भी 180 देश से 50वीं रैंक लगी थी, 180 देश से 86वीं रैंक लगी थी। और इसमें भी 180 देश से इसमें 80 रैंक लगी थी 2019 में, 180 देश में। 2021 में जो पहले नंबर में जो देश है, जो पहले नंबर में देश है, ठीक है, वो है डेनमार्क। डेनमार्क, फिनलैंड, 3 देश हैं। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ये पहले रैंक पर है। इन्होंने 100 में 88 स्कोर किया है। ठीक है, ये जो देश है, इसलिए ये पहले नंबर पे बने हुए हैं। सेकंड नंबर में जो है दूसरे स्थान पर भी 3 देश हैं। नॉर्वे, नॉर्वे से इससे पहले हमेशा पहले नंबर में रहता है, इस बार सेकंड नंबर पे है नॉर्वे। नॉर्वे, सिंगापुर, नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन। इसमें 85 इन्होंने स्कोर किया है। फर्स्ट नंबर में भी 3 देश हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। और सेकंड नंबर में भी है आपके नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन। ठीक है, इन्होंने 88 स्कोर किया, इन्होंने 85 स्कोर किया है। और ये भारत की 3 सालों की रैंकिंग थी जो हमने अभी आपको बताया है। ठीक है, पहले में 85, दूसरे में 86 और तीसरे में जो है 80। भारत के अगर पड़ोसी में देखें तो भूटान ही एक बेहतर स्थिति में है रैंकिंग में, बाकी भारत से सब नीचे हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर आपका है गांव सुरक्षा समूह। गांव सुरक्षा समूह एक क्या योजना है, गांव सुरक्षा समूह, ये कहाँ चलाई जा रही है बस इतना जानिए आप। गांव सुरक्षा सुरक्षा समूह ये जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही है स्थानीय लोगों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से। स्थानीय लोगों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से, सुरक्षा देने के उद्देश्य से। ठीक है, नौ जनवरी 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया गया है। ठीक है, इससे पहले तो ये याद है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस दिवस घोषित किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने, ये 26 दिसंबर है, पीएम नरेंद्र मोदी ने जो 10वें गुरु थे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह गोविंद सिंह की जयंती को जो 9 जनवरी की होती है, प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है, पहले तो ये जान लीजिए। फिर इस बार 9 जनवरी 2022 को इनके जो साहिबजादे थे
इनके बलिदान को याद करने के लिए वीर बाल दिवस घोषित किया गया है 26 दिसंबर को। ठीक है, जो इनके साहिबजादे थे, इनके बलिदान को याद करने के लिए वीर बाल दिवस घोषित किया गया है 26 दिसंबर को। ये न्यू है, पूछने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। एक मेरा गांव मेरी धरोहर, ये अभियान चलाया जा रहा है। मेरा गांव मेरी धरोहर, ये जो अभियान है सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है इसे। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि गांव में, ब्लॉक में और जिला स्तर पे जो भी धरोहर है, इस अभियान के तहत लोग क्या करेंगे, अपने मोबाइल में वहां की धरोहर को पिक लेकर डाल देंगे। इससे क्या होगा, उस गांव की, उस ब्लॉक की, उस जिला की एक अपनी पहचान होगी, वहां के धरोहर की पहचान मिलेगी। इस उद्देश्य के साथ मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, बस आप इतना ही जानिए, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। एक पाल ददनाव नरसंहार बड़ा चर्चा का विषय रहा है। नरसंहार, अभी गुजरात सरकार द्वारा लेटेस्ट ये कहा गया था कि जो बाल ददनाव नरसंहार है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ा नरसंहार था। अभी इसका 100 साल पूरे हुए हैं। ठीक है, इसलिए चर्चा का विषय ज्यादा था, पाल ददनाव नरसंहार। अब ये क्या था, 7 मार्च 1922 को यहाँ एक नरसंहार हुआ था। ये गांव है पाल ददनाव नरसंहार, ये गांव है गुजरात के, लिख दे रहे हैं, ये गुजरात की घटना है। पूछ सकता है कि पाल ददनाव नरसंहार कहाँ हुआ है, गुजरात। ये गुजरात की घटना है, इसके अभी 100 वर्ष पूरे हुए हैं। 7 मार्च 2022 से इसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। ठीक है, 7 मार्च 2022 इसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। तो ये गुजरात की घटना है। हुआ क्या था यहाँ, यहाँ ये हुआ था कि कर के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे थे। कर के विरोध में जो नेता थे, जो 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 कृषक के जो नेता थे, वो नेता थे मोतीलाल, ये मोतीलाल नेहरू नहीं थे, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, मोतीलाल तेजावत थे। इनके नेतृत्व में ये आंदोलन हो रहा था। वारिस नदी के तट पर, वारिस नदी, वारिस नदी के तट पर, ठीक है। कृषक, जो कृषक के जो नेता थे वो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में कर के विरोध में आंदोलन हो रहा था वारिस नदी के तट पर। अंग्रेज कमांडर जो थे उन्होंने निहत्तों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इसमें 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इसलिए गुजरात सरकार ने अभी कहा है कि जो पाल ददनाव नरसंहार है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ा नरसंहार था। ठीक है, बस अभी आप इतना ही जानिए। जिस अंग्रेजी कमांडर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, अंग्रेजी कमांडर एससी सट्टन है। ठीक है, वैसे इतना तो नहीं पूछेगा लेकिन इतना हमने बता दिया है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ऊपर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये गांव है बाल ददनाव नरसंहार, इसी गांव के नाम से ये नरसंहार फेमस हुआ है।
विज्ञान सर्वत्र पूज्यते सप्ताह मनाया जा रहा है। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते सप्ताह, आपसे पूछ ले गए सप्ताह कब से कब मनाया गया। ये 22 फरवरी 22 फरवरी से 28 फरवरी तक, 22 फरवरी से 28 फरवरी 2022, ये भी 2022 है। ठीक है, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते सप्ताह मनाया गया है। इसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति गोविंद जी ने किया था। ठीक है, और इस अभियान का जो संचालन कर रहे थे यूजीसी कर रही थी, विश्वविद्यालय आयोग, यूजीसी। बस इतना जानिए। इसकी जो थीम थी विज्ञान सर्वत्र पूज्यते सप्ताह की, अगले 25 वर्षों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये थीम जरूर नोट कर लीजिए। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते सप्ताह की जो थीम थी, अगले 25 वर्ष के लिए, अगले 25 वर्षों के लिए, अगले 25 वर्षों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये थीम नोट कर लीजिए कि तो आपसे सप्ताह पूछ लेगा कब से कब मनाया गया, ये तो थीम पूछ लेगा। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा बायो संयंत्र लगाया गया है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र लगाया गया है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र लगाया गया है। अब ये भारत में कहाँ लगाया गया? ये भारत में लगाया गया एमपी, इंदौर। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र एमपी आपके इंदौर में लगाया गया है। ठीक है, और इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, इसलिए सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर है। ठीक है, इसलिए ये जो संयंत्र लगाया गया वहाँ लगाया गया है। और यहाँ जो वेस्ट है, वेस्ट टू हेल्थ वेल्थ बनाने के लिए। ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ इनोवेशन की धारणा पर इस सीएनजी को लगाया गया है। ये जो एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र है। एक आपकी गुलाबो बड़ी चर्चा में है, आपसे पूछ लेगा हाल ही में ये शब्द बड़ा चर्चा में रहा, ये क्या है। ठीक है, गुलाबो, ऐसे देगा कि हाल ही में ये शब्द बड़े चर्चा में रहा, गुलाबो शब्द बड़ा चर्चा में रहा, ये क्या है गुलाबो। पहली बात तो ये कि स्लॉथ बियर है, स्लॉथ बियर गुलाबो है, गुलाबो बियर का नाम था। इसकी जो उम्र थी वो 40 वर्ष से, इसका निधन हो गया है। सबसे बुरी बियर थी, इसका निधन हो गया है। ठीक है, ये एमपी के राष्ट्रीय उद्यान में थी, एमपी के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में थी, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इसका निधन हो गया है। राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर। तो ये गुलाबो अब आपको समझ में आ गया कि ये गुलाबो है क्या? स्लॉथ बियर है, जो सबसे बूढ़ी बियर थी, इसकी डेथ हो गई, ये 40 वर्ष की थी। गाइस बाकी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।